गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th का विषय जो है ना साइंस है जो लेकर के आया हूँ। आज का चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का नाम है परमाणु की संरचना, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो परमाणु के बारे में आज पढ़ना है और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो परमाणु को क्या कहते हैं, परमाणु की परिभाषा जो है ना चैप्टर नंबर 1 में बता दिया है मैंने। ठीक है, तो उसे आप लोग पढ़ लेना है। अब उसके आगे से हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडिंग क्या है, परमाणु। ठीक है, तो परमाणु जो है ना प्रश्न आ सकता है कि परमाणु किन मूल कणों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो जैसे इसमें कहा गया जो है ना परमाणु 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है, मूल कण है। क्लियर है ना। प्रश्न में आ सकता है कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं या मूल कणों के नाम लिखिए। ठीक, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि प्रत्येक परमाणु, जो भी परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन भी एक परमाणु है ना, हीलियम भी परमाणु है, तो ये सब क्या है, परमाणु है। तो ये क्या है, 3 मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे कभी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना जे टॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे लिखे दे रहे हैं, जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर है ना। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो यह भी याद रखना है, ये चैडविक ने की थी। किसने, चैडविक ने की थी, याद रखना है। क्लियर है ना, तो इतना याद रखना है परमाणु से संबंधित। चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अगला आता है पॉइंट, क्या है, कैथोड किरणें, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज। जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो कैसे हुई, ठीक, इसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। और कैथोड किरणें क्या होती हैं, इसके बारे में इसमें जानकारी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे, जो इसमें दे रखा है, विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। यानी कि विसर्जन नलिका एक होती है, कांच की बनी होती है। इसके नीचे भी हम इसका डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, तो विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणें होती, जो किरणें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। तो ये परिभाषा यदि याद करना है कैथोड किरणें किसे कहते हैं, तो आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना लेना, छोटा सा। कैसे बनाना है ये ध्यान देना। यहाँ लिख लेना कैथोड से एनोड, है ना, कैथोड से एनोड। इसे क्या पढ़ेंगे, कैथोड से एनोड, है ना। तो क्या पढ़ेंगे, विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं, है ना। तो एक नलिका होगी कौन सी, विसर्जन, तो क्या बोलेंगे, विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणें कैथोड किरणें कहलाती हैं। क्लियर है ना, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे दे रखा है, इसी के बारे में पढ़ना, विसर्जन नलिका के बारे में, है ना। तो दे रखा है, जे टॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नली में एक गैस को अत्यंत कम दाब पर भरकर उच्च वोल्ट की वैद्युत धारा प्रवाहित की। क्लियर है ना, किसने, जे टॉमसन ने। जे टॉमसन कौन थे, वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने क्या किया, एक कांच की एक विसर्जन नली ली और उसमें एक गैस को अत्यंत कम दाब कितना होगा, बहुत ही कम होगा, लगभग कितना दाब होगा, 0.001 mm, किसका, मरकरी का, Hg का, है ना, Hg का 0.001 mm, जो है ना, mm का मतलब मिलीमीटर, दाब पर भरकर उच्च वोल्ट की वैद्युत धारा
प्रवाहित की, यानी कि जो ये आपकी जो डायग्राम बना हुआ है ये क्या है, विसर्जन नलिका है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये जो बता देता हूँ, जो ये कैथोड है ये हमेशा ध्यान देना ये निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि जो इस पर आवेश कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी नकारात्मक या ऋणात्मक कह सकते हैं। और एनोड पर धनात्मक चार्ज होता है। क्लियर है ना। ये जो पंप लगी हुई है ना, यहाँ से जो निर्वात पंप लगी होती जिससे नलिका के अंदर से क्या है, हवा जो इसमें होती है वो हवा क्या है, निकाल दी जाती है इस पंप के थ्रू। और इसमें क्या है, एक गैस को जो है ना भर दिया जाता है। जैसे कि आपकी गैस हीलियम है, नियॉन है ना, तो आर्गन है, इस तरीके की क्या है, गैसें इसमें भर दी जाती हैं। क्लियर है ना। मतलब कोई एक गैस भरी जाती है, कई गैसें नहीं, एक गैस भरी जाती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। चलिए आगे और डायग्राम इसका दिखाते हैं पूरा। तो इसमें उच्च वोल्ट की विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो कैसे, यहाँ एक देखिए ऑप्शन जो ये बना हुआ है ये बैटरी का ऑप्शन है ना। तो यहाँ से बैटरी से क्या है, इसके वायर को कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से उच्च विभवांतर पर क्या है, इसकी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, आगे पढ़ते हैं, देखें। उसके बाद देखा कि विसर्जन नली के कैथोड यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड है ना से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं। अब ऋण इलेक्ट्रोड कहाँ पर हैं, ये भी ध्यान देखेंगे। यह आपका जब इसमें उच्च वोल्टता पर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें ऋण इलेक्ट्रोड से, मतलब इस साइड से क्या है, कैथोड किरणें क्या हैं, उत्सर्जित होने लगती हैं, यानी कि निकलने लगती हैं। तो ये देखिए क्या है, कैथोड किरणें ये देखो जा रही हैं ना, ये क्या है, इस साइड की ओर जा रही हैं ना। तो ये जब जा रही हैं यानी कि उत्सर्जित होने लगी। क्लियर है ना। ये दे रखा। अब इसके आगे क्या बताया गया है, इसमें ध्यान से सुनेंगे। ये जब नली क्या है, नली के कैथोड से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं जो एनोड की ओर चलती हैं। अब ये जो जा रही हैं तो किधर जा रही हैं, एनोड की ओर, एनोड की ओर जा रही हैं। देखिए डायरेक्शन बना हुआ है ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या दे रखा है इसमें, फिर कहा गया है विसर्जन नली में कैथोड के सामने कांच की दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। प्रतिदीप्त मतलब एक प्रकाश उत्पन्न होता है ना, चमकीला, कैसा, हरे रंग का। ठीक है। किस पर, कांच की दीवार पर। ठीक, कैथोड के सामने। कैथोड कहाँ पर है, ये देखेंगे। कैथोड ये देखिए इसमें बना हुआ है, यानी कि कैथोड के सामने क्या है, हरे रंग के जो है ना प्रकाश उत्पन्न होता है, किस पर, नलिका, कांच की नलिका पर। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को, मतलब इन अदृश्य किरणों को क्या कहते थे, कैथोड किरणें नाम दिया। किसने, थॉमसन ने। ये ध्यान रखना जो कैथोड किरणें हैं इनकी खोज जो है ना किसने की, ये भी ध्यान देना, जे थॉमसन ने। क्लियर है ना। तो किस तरीके से, अब मैं फिर से इसी डायग्राम को फिर से समझा देता हूँ। ये रहा डायग्राम। तो इसमें किस तरीके से कैसे प्रयोग किया थॉमसन ने ये बताया, जब ये कांच एक विसर्जन नलिका उन्होंने ले ली और इसमें क्या है, निर्वात उत्पन्न कर दिया, मतलब इसमें कोई भी वायु नहीं है, बिना वायु का, और इसमें कोई एक गैस भर दी, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है ना। तो इस तरीके से इसमें कोई गैस एक भर दी। इसके बाद क्या किया, इसमें से उच्च विभवांतर पर है ना, इसमें उच्च वोल्ट इसमें प्रवाहित किया, तो जिसमें धारा प्रवाहित हुई। अब जब धारा प्रवाहित हुई तो इसमें कैथोड से क्या है, कुछ मतलब किरणें उत्सर्जित होने लगी जो कि अदृश्य थी, मतलब अदृश्य का मतलब जो दिखाई नहीं दे रही थी। क्लियर है ना। वो किरणें कहाँ जा रहे थे, एनोड की ओर जा रहे थे। किधर जा रहे थे, एनोड। देखिए ये एनोड है, यानी कि इसकी ओर आ रही थी। क्लियर है ना। अब ये इधर जब आ रही थी तो देखा कि जो
कैथोड, ये क्या है, कैथोड है। तो कैथोड के सामने मतलब कांच की नलिका पर यहाँ पर क्या है, प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिख रहा था। किस रंग का, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, जिसे जो है ना टॉमसन ने देखा। ठीक है, जिसे टॉमसन ने देखा, और इसी को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, कैथोड किरणें नाम दे दिया। किसे, जो ये अदृश्य किरणें निकल रही थी, इन्हीं किरणों को क्या उन्होंने नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दे दिया। ठीक है, तो परिभाषा भी आप अभी मैंने बताया था कि जो है ना कैथोड किरणें किसे कहते हैं, तो कैथोड किरणें वह किरणें जो विसर्जन नलिका में कैथोड से एनोड की ओर क्या है, गमन करती हैं या जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कैथोड किरणों की विशेषताएं। तो कैथोड किरणों की विशेषताएं क्या होती हैं, ऑप्शन इसमें दे रखा है, कैथोड किरणों की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं, यानी कि विशेषताएं इनकी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, कैथोड किरणें प्रकाश किरणों की तरह सीधी रेखा में चलती हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, कहा गया है कैथोड किरणें प्रकाश किरणों की तरह सीधी रेखा में चलती हैं, यानी कि जैसे प्रकाश चलता है हमेशा, ये तो जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है ना। तो क्योंकि प्रकाश कभी मतलब टेढ़ा नहीं चल सकता। क्लियर है ना। तो वैसे ही कैथोड किरणें कभी टेढ़ी नहीं चल सकती। ठीक, यही इसमें बताया गया है। और इसके बाद कहा गया है सेकंड नंबर, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धन दिशा की ओर मुड़ जाती हैं। किधर मुड़ जाती हैं, धन दिशा में, है ना। अतः ये किरणें ऋण आवेशित होती हैं। जो किरणें क्या हैं, अच्छा सिंपल सी बात है, अगर जो कोई चीज़ धनात्मक की ओर मतलब कोई एक प्लस चार्ज है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, तो यदि इधर इसकी ओर आकर्षित ये किरण इधर जा रही है, ऐसे जा रही है, अगर ये इधर मुड़ रही है, यहाँ से ऐसे मुड़ रही है, तो ये समझ लो यानी कि ये निगेटिव रही होगी, यानी कि ऋणात्मक रही होगी, है ना। तभी तो धनात्मक की ओर आकर्षित होगी। आकर्षित तभी होंगी जब विपरीत आवेश की होंगी, है ना। तो इसलिए यानी कि ये इधर धनात्मक की ओर झुक रही है, तो यानी कि ये निगेटिव होगी, यानी कि ऋणात्मक होगी, है ना। तो इसलिए ये धनात्मक की ओर झुक रही है। और अगर जो ये धनात्मक ही होती तो ये इससे क्या है, दूर हो जाती, यानी कि ऐसे निकल जाती किरण, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धन दिशा की ओर मुड़ जाती हैं, अतः ये किरणें क्या होती हैं, ऋण आवेशित होती हैं। क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अब उच्च गलनांक की धातुएं कौन कौन सी होती हैं, तो समझ लीजिए टंगस्टन होता है। क्या होता है, टंगस्टन एक धातु होता है, वो उच्च गलनांक का होता है, जो उसमें बल्बों में लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, बल्ब जलता है ना। जैसे 10 रुपये वाले जैसे बल्ब क्या पहले आते थे, या अब भी आते हैं, लेकिन अब बहुत कम आते हैं। तो उसमें एक वायर जो जलता है, जो रोशनी जो है ना उत्पन्न करता है, वो किस धातु का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। तो उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। उच्च का गलनांक का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम पिघलता हो, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तभी जो है ना वो पिघलेगा, अन्यथा वो जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उच्च गलनांक। अब उसमें कहा गया एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं। तो एक्स किरणें क्या होती हैं, एक्स किरणें वह किरणें होती हैं जो आपने देखा हो एक्सरे मतलब एक्सरा बनाने में या एक्सरा कराने में जो है ना यूज की जाती है ना। अस्पतालों में जब एक्सरा कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि एक्सरा मुझे अपना निकलाना है, तो क्या है वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो मशीन लगाई जाती है, वो क्या है, उससे एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो कैथोड किरणें हैं उच्च गलनांक की धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। क्लियर। तो आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अब कैमरा में जो प्रयोग की जाती है प्लेट है ना, जिसमें फ़ोटो लिया जाता है, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है। ठीक है, वो क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, यानी कि उसे हानि पहुंचाती हैं। कौन, कैथोड किरणें, याद रखना है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है इन किरणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। जो कैथोड किरणें होती हैं वो बहुत तेज़ी से गतिमान होती हैं, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। ये ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं। क्या करती हैं, ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं। और पॉइंट नंबर 7 कह रहा है ये किरणें कांच की नली से टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। ये किरणें कांच की नली से टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं या प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्लियर है ना। ऐसे इस तरीके से भी आ सकता है, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं या चमक उत्पन्न करती हैं। क्लियर है ना। कौन, कैथोड किरणें। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कैथोड किरणें धात्विक सतह से टकराती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जो धात्विक सतह से, यानी कि जो धातुओं की बनी सतह होती है उसे हम धात्विक सतह कहते हैं, है ना। तो वो क्या है, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एवं उसकी विशेषताएं, इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने की थी। यह परमाणु का सबसे हल्का अवयवी, आगे क्या दे रखा है, अवयवी कण है। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने की थी। यह परमाणु का सबसे हल्का अवयवी कण है, याद रखना है। 1897 में किसने की थी, जे टॉमसन ने खोज की थी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां भाग होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, कौन, इलेक्ट्रॉन, इसका जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन को हम ई से लिखते हैं, ई डैश से, जो इस तरीके से लिखा हुआ है इससे लिखते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, 1 यूनिट होता है। क्लियर है ना। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यूनिट होता है। अब मान लो 1 यूनिट ना होता है, यहाँ पर कितना होता है, 1840 होता, तो इसका एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा यदि हम निकाल लें, एक हिस्सा निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1839 बचेगा, है ना। तो ये एक हिस्सा है इसका, है ना। 1800 क्या है, 1840 का एक हिस्सा ये इसका द्रव्यमान होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है ना। तो यानी कि इसीलिए कहा गया यह सबसे कम आवेश, मतलब क्या, सबसे कम इसका द्रव्यमान होता है। क्लियर है ना। तो पढ़ते हैं फिर से। इसमें कहा गया है कि यह ऋण आवेशित होता है, यह ऋण आवेशित होता है। इसका आवेश माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो प्रकृति में उपलब्ध सबसे कम आवेश है। यानी कि जो प्रकृति में उपलब्ध सबसे कम आवेश है, इससे कम आवेश नहीं होता है। क्लियर है ना। तो यानी कि कितना आवेश होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश होता है, तो याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। कूलाम क्या है, कूलाम एक आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, आवेश का। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, वैसे कूलाम का आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है धन किरणें, है ना। तो धन किरणें जो है ना, आपको ये बताना है
धन किरणें यानी कि प्रोटॉन की खोज। अब आपको बताना है प्रोटॉन की खोज किसने की है। ठीक, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। और फिर इसी के आगे धन किरणों को लेकर के और फिर आपको नेक्स्ट डे और इसी समय मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।